Hello friends, welcome to Geeky Bankers YouTube channel. So today we will start with Unit 13, Module B. And our unit is Controls in Software Development and Maintenance. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में जो है वो क्या क्या कंट्रोल्स हैं, ठीक है. So what we will cover in this unit? तो क्या क्या कवर करेंगे हम लोग इसमें. सबसे पहले हमारा होगा कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इनिशिएटिव. तो सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स जो है उसको देखेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड रिव्यू टेक्निक्स को, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिज़ाइन फ्लॉ. सॉफ्टवेयर में जो डिज़ाइन फ्लॉ है उसको, और साथ ही साथ जो है वो बग को भी देखेंगे. सॉफ्टवेयर बग, डिज़ाइन फ्लो, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फ्लो, सॉफ्टवेयर बग. देन हम लोग डिस्कस करेंगे गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, ठीक है. गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है. देन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स क्या है. सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स क्या है. देन छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और भी है, जैसे मान लीजिए वर्जन कंट्रोल का क्या यूज़ है, ठीक है. स्क्रो अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट क्या है. देन क्लाउड कंप्यूटिंग देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है. जो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ना, एप्लीकेशन एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो थोड़ा बहुत ये सब डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस बिग डेटा, ठीक है. तो यही सब जो है वो इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड रिव्यू इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स एज. देखिए, जब भी हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बहुत सारा टेस्टिंग है, ठीक है ना. ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, यूनिट टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, बहुत सारा टेस्टिंग है, ठीक है. लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या हम रिव्यू जो करते हैं उसमें कौन कौन सा स्टेप होता है. इसका मतलब ये नहीं कि यही चारों स्टेप होता है, लेकिन ये चार जो मैं लिखा हूँ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और जब भी आप टेस्टिंग या रिव्यू करते हैं तो ये चारों जो भी मैंने लिखा है वो आप उसको ज़रूर देखते हैं. तो सबसे पहले क्या है कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग. वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में हम लोग क्या देखते हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी हमने डेवलप किया है उसमें सिक्योरिटी फ्लॉज तो नहीं है. यदि मैं फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन सिक्योरिटी फ्लॉज एंड वल्नरेबिलिटी. कि आपका सिस्टम जो है, सॉफ्टवेयर जो है वो किस पॉइंट पे वल्नरेबल है. मान लीजिए कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसमें इनपुट आप जो है वो लेते हैं. अब इनपुट का रेंज क्या है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए इनपुट रेंज ये है. अब इससे बाहर जो भी रेंज में जो भी हम इनपुट डालेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा, तो उसकी वल्नरेबिलिटी हुई. या फिर मान लीजिए कि कुछ भी और, मतलब ठीक है, कि जहाँ पर जाकर के आपका सिस्टम जो सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश कर जाएगा, ठीक है. उस पॉइंट पे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो वल्नरेबल है. तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या है कि
हम सिक्योरिटी फ्लॉज के बारे में पता करते हैं, हमारे द्वारा जो डेवलप किया जाता है उसमें सिक्योरिटी फ्लॉज कहाँ कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोड रिव्यू। देखिए, यदि आप लोगों में से कोई भी यदि कोडिंग किया होगा, तो जब भी हम स्टार्टिंग में कोडिंग करते हैं, ठीक है, तो कोडिंग के टाइम में क्या होता है कि आप कोई कोड लिखते हैं। देखिए, मैं मतलब ऐसे बोलूं कि मान लीजिए कि कुछ भी करना है, कोई फंक्शनलिटी करना है, तो मान लीजिए ए और बी दोनों को आप वो फंक्शनलिटी कंप्लीट करने के लिए दो, तो हो सकता है कि ए का जो कोड है वो इफ़िशियंट होगा, बी का शायद इतना इफ़िशियंट नहीं होगा। बी हो सकता है जल्दी कर लेता हो, ए टाइम लगाता हो, लेकिन ये इसका कोड बहुत इफ़िशियंट होता हो। इफ़िशियंट का मतलब है फास्ट हो, क्लीन कोड लिखता हो। ठीक है, तो कोड रिव्यू में क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कोई कोड हम लिखते हैं ना, तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं एक्चुअली टीम में होता है कि हाँ ये रिव्यू करेगा, जिसका कोडिंग एथिक्स या कोडिंग स्टैंडर्ड या जो अच्छा कोडिंग करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वो एक बार देखेगा। ठीक है, कि वो एक बार देख लेगा कि क्या कोड लिखा है। कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कि कोई जो है वो आप 50 लाइन में जो कोड लिख रहे हो वो 10 लाइन में कर दे। ठीक है ना, तो कोड रिव्यू क्या होता है कि जब भी आप मान लीजिए कोई कोड लिखते हैं, कोई एक यूनिट कंप्लीट करके, ठीक है, एक मेथड लिखते हैं या कुछ भी एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं कोई फंक्शनलिटी को पूरा करने के लिए, तो आपका सीनियर या आपका पीयर लेवल पे भी आपका कोड रिव्यू करता है कि और कितना अच्छा उस कोड को बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो कोड रिव्यू का मतलब हुआ कि एक बार कोड लिखने के बाद आपका कोड रिव्यू के लिए आपका सीनियर जो है वो एक बार देखते हैं, और जिससे अच्छा क्या होता है कि आपका कोडिंग प्रैक्टिसेज, कोडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, वो अच्छा होता जाएगा। अच्छा कोड कैसे लिखते हैं वो दिन ब दिन आप सीख लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा कि पिनिट्रेशन टेस्टिंग। देखिए, पिनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आपने डेवलप किया है, ठीक है, हम उसमें जो है वो क्या करेंगे, हैक करने का कोशिश करेंगे बिना यूज़र आईडी, पासवर्ड या फिर बिना यूज़र क्रेडेंशियल के। ठीक है, हम जो है वो सिस्टम में इन करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो जो टेस्टर होता है वो सिमुलेट करता है एक साइबर अटैक को, कि साइबर अटैक के टाइम में जो है वो उसके सॉफ्टवेयर या उसके सिस्टम के साथ क्या हो सकता है। ठीक है, और आजकल तो बहुत पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए टूल है, ठीक है, टूल्स का भी वो लोग यूज़ करते हैं। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब एक ही होता है कि आप जो है वो एक हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, ठीक है, एक अपने ही सिस्टम को पे अटैक करते हो, ठीक है, और इन करने का कोशिश करते हो बिना यूज़र क्रेडेंशियल के। ठीक है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे पेनिट्रेशन टेस्ट यूजुअली सिमुलेट अ वैरायटी ऑफ अटैक्स दैट कुड थ्रेटन अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और दे कैन एग्जामिन वेदर अ सिस्टम इज रोबस्ट इनफ टू withstand attacks from authenticated and unauthenticated sources। ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या है कि हम लोग एक्चुअल कोड को रन नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, बस सोर्स कोड को जो है, ठीक है, हम लोग एग्जामिन करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम स्टैटिक एनालिसिस क्यों है कि बिना इसको रन किए हुए हम लोगों को एनालिसिस करना होता है, और हम लोग स्टैटिक एनालिसिस में सोर्स कोड को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और सोर्स कोड को क्या करते हैं, इससे हमें क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो कोड है, ठीक है, वो कितना कंप्लाइंट है, सेफ है, सिक्योर है। तो हम लोग स्टैटिक एनालिसिस में ये सारा कुछ देखते हैं। तो ये चारों था
अब इसको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक टर्म था जो हमारा IABF रिकमेंडेड बुक है, उसमें एक टर्म था व्हाट इज OWASP। OWASP क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये एक एब्रीविएशन है। तो OWASP क्या है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स। ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये क्या है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करता है किस पे, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पे। ठीक है, तो सिंपल ये हमें याद रखना होगा कि OWASP क्या है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए इस बात पे ध्यान देता है। साथ ही साथ क्या है कि इसका जो स्पेसिफिकेशन है या ये जो सिक्योरिटी के लिए गाइडलाइंस अपना देता है वो किसी एक टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए नहीं देता है। दिस इज ओपन टू ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो OWASP याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन फ्लॉ। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर डिजाइन फ्लॉ क्या है, एक बात बताइए। देखिए जब भी हम लोग कोडिंग में मिस्टेक करते हैं, कोडिंग में मिस्टेक करते हैं तो उसे बोलते हैं बग, यही ना होता है, बग बोलते हैं। और यदि डिज़ाइन में आप मिस्टेक करोगे तो उसको हम बोलेंगे फ्लॉ। ठीक है, कि उसके डिज़ाइन में फ्लॉ है। अब क्या है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फ्लॉ मतलब क्या, तो सॉफ्टवेयर को जब डिज़ाइन किया जा रहा था, डिज़ाइन करने में क्या होता है, आप ये देखते हैं ना कंट्रोल कैसे फ्लो होगा, डेटा कैसे एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में कैसे आएगा जाएगा, ठीक है, क्या क्या टेबल्स होगा। तो डिज़ाइन फ्लो जो है वो बहुत सीरियस नेचर का जो है वो प्रॉब्लम है। क्योंकि मान लीजिए कि यदि बग वग आपका आ गया, आपने कोडिंग में कोई गलती कर दी तो आप सुधार सकते हो। 2 लाइन का कोड है मान लीजिए, या 50 लाइन का भी हो, किसी एक लाइन में होगा, या 10,000 लाइन का भी कोड हो, किसी पर्टिकुलर लाइन में प्रॉब्लम है उसको रीराइट कर दोगे। लेकिन डिज़ाइन में यदि ऐसा फ्लो आ गया कि मान लीजिए कि जिस टाइम में हम लोग जैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं, नॉर्मलाइजेशन या फिर छोड़िए अब नॉर्मलाइजेशन नहीं, मतलब कोई प्रोजेक्ट जब आप सोचना स्टार्ट करते हो, आप डोमेन मॉडलिंग करते हो सबसे पहले। तो डोमेन मॉडलिंग में भी जो हम फील्ड्स रखते हैं, बाद में जाके वो टेबल का कॉलम होता है, तो क्या सोच के रखते हैं, मान लीजिए कि अपने हिसाब से कि ये होगा, ये यहाँ ये रखेंगे, फिर यहाँ से इसको एक्सेस करना है। तो यदि स्ट्रक्चरल लेवल पे कोई इशू आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, जैसे हम डिज़ाइन फ्लो की बात कर रहे हैं, तो वो सीरियस नेचर का जो है वो इशू हो जाता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर स्क्रैप करना पड़े, अगेन फिर से बनाना पड़े, सारा कुछ रीराइट फिर से करना पड़ेगा, और आप समझिए कि रिसोर्सेज का कितना वेस्टेज होगा। चलिए अब हम देखते हैं मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है। अ डिज़ाइन फ्लो इन सॉफ्टवेयर is a serious mistake and is often passed off as a software bug। सीरियस नेचर का है लेकिन इसे हम बग का नाम भी दिया जाता है। A design flaw is much more serious because a flaw in the design of the software will be too costly in rectification, starting from redesigning, rewriting the code, rework in integration and system testing etc। जो मैं आपको बता रहा था कि डिज़ाइन फ्लॉ आएगा तो उसको रेक्टिफाई करना इज टफ, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा और आपको हो सकता है स्क्रैच से सब कुछ करना पड़े। ठीक है, अब क्या है हमारा बग क्या है, तो मैंने अभी बताया था कि कोडिंग मिस्टेक जो है, सॉफ्टवेयर बग क्या है, कोडिंग मिस्टेक। कोडिंग मिस्टेक क्या है, मान लीजिए कि कहीं लॉग इन लिखा है, तो यू आर सपोज टू क्लिक दिस लिंक एंड यू आर वेटिंग कि लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा और हम यहाँ पे, ठीक है, पॉपअप आएगा, हम यहाँ पे डालेंगे और यू विल बी लॉग्ड इन। लेकिन अब मान लीजिए कि आप लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो और सिस्टम लॉग आउट हो जा रहा है, या आप लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं और लॉगिन वाला पेज ना खुल के कुछ और ही ओपन हो जा रहा है। तो ये सब क्या है, बग है। यानी जिस कंपोनेंट को जैसा काम करना चाहिए वो वैसा काम नहीं कर रहा है, उसके उलट काम कर रहा है। ठीक है,
जो भी आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ को भी आप ध्यान में रख करके उसको डिजाइन किया था आपने, तो दैट कंपोनेंट या दैट मॉड्यूल या दैट पीस ऑफ कोड इज नॉट बिहेविंग द सेम। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बग क्या है कि ए सॉफ्टवेयर बग मे बी ए स्मॉल एरर इन सॉफ्टवेयर विच हैज रिजल्टेड इन एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दैट वेंट अंडर undetected which can be rectified easily by rewriting the particular unit code। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। However, at times software bug could be serious enough that rewriting the particular software unit code may have repercussions in the other units of the software and involving touching many other parts of the program। Such effect also referred as ripple effect। मतलब कि मान लीजिए कि किसी कोड में आपने कोई लाइन सही किया, सिंपल, इसका एकदम मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक कोई मेथड है, ठीक है, ABC मेथड बनाया है आपने, ठीक है, और उसको आप जहाँ तहाँ प्रोग्राम में 100 बार कॉल कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ ना पैरामीटर, इसका जो पैरामीटर है, इनपुट पैरामीटर पहले 1 था, अब आपने 2 कर दिया। तो अब जहाँ जहाँ भी ये मेथड कॉल हो रहा होगा ना, तो आपको तो हर जगह सही करना पड़ेगा उसको, है ना। तो ये इशू यहाँ भी आता है सॉफ्टवेयर बग में। अब यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल अ लॉगिन बटन डजंट अलाउ यूजर्स टू लॉग इन and add to cart button that doesn't update the cart, a search box not responding to a user's query, and these are the example of software bug। ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर बग का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर बग्स एंड डिजाइन फ्लॉ आर। ये डिजाइन फ्लॉ जो है वो क्या क्या आता है उसको देखना है। देखिए, सबसे पहले क्या कि राइटिंग अननेसेसरी कोड, एवॉइडेबल यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। तो अननेसेसरी कोड नहीं लिखना है, क्या अननेसेसरी कोड नहीं लिखना है। राइटिंग इट टू हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड का मतलब क्या है? हम लोग बोलते हैं ना कि चीज़ें डायनामिक होनी चाहिए, हार्ड कोडेड नहीं हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं बता रहा हूँ आपको कि यदि हम हार्ड कोडेड की बात करते हैं तो क्या है कि टाइम लेना है, मान लीजिए, ठीक है, या आप ऐसे समझो कि कोई वेरिएबल लेना है, ठीक है, तो हम वेरिएबल को एक बार में ही डिक्लेयर करके दे दें कि 10, तो ये मान लीजिए हार्ड कोडेड हो गया। लेकिन ये होना चाहिए क्या कि मान लीजिए x इक्वल टू मान लीजिए y हो जाता है ये वेरिएबल, और इस वेरिएबल में आप रन टाइम में जो है वो इनपुट पास होता रहता है, ठीक है, तो ये वो टू हार्ड कोडेड नहीं होता। यहाँ पे लिखा है कि राइटिंग इट टू हार्ड कोडेड मतलब with less parameterization, having no scope for changes in design or data validation or in data entry screen। हार्ड कोडेड तो कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है? और हार्ड कोडेड का मतलब पता नहीं आप लोग कितना समझे या नहीं समझे। अब कॉलेज टाइम में भी जब कभी भी आपने कंप्यूटर में रहा होगा तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे हार्ड कोडेड मत करो उसको, ठीक है। हार्ड कोडेड मतलब कि मान लीजिए कि कोई बोला क्या कि स्टार ना 20 बार प्रिंट करो, मान लीजिए, तो हम एक मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया i0 i++ नहीं i इज लेस देन इक्वल टू 20 एंड i++, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब तो i को प्रिंट कर दिए, ठीक है, आई को प्रिंट कर दे, ठीक है, आई ही आई लिखेगा, स्टार नहीं आएगा मान लीजिए। तो अब है क्या कि ये जो आई है, ठीक है, ये जो आई है यहाँ पर तो हम हार्ड कोडेड कर दिए, 20 तक कर दिए। अब कोई बोल सकता है क्या कि 20 बार करो, कोई बोल सकता है 100 बार करो। अब यदि यहाँ पे मैं आई बराबर x लिख लेता यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रन टाइम में सिर्फ x को वैल्यू देता, 10 देता, तो 10 बार मान लीजिए प्रिंट हो जाता। 20 देते तो 20 बार, 100 देते तो 100 बार प्रिंट होता, ठीक है। तो ये हो गया हार्ड कोडेड वाली बात, ठीक है, हार्ड कोडेड वाली बात यही हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारा कि नोट यूजिंग द ऑथेंटिकेशन एज पर अप्रूव्ड पॉलिसी। अब वो बोल रहा है
कि आपका जो अप्रूव्ड पॉलिसी है, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो ITIS पॉलिसी है उसमें जो भी आपने लिखा है, ठीक है, उस पॉलिसी को आपका एप्लीकेशन जो आपने बनाया है हो सकता है फॉलो नहीं कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि राइटिंग कोड्स दैट आर टू जेनेरिक, लिविंग टू मच फॉर कस्टमाइजेशन एंड और आस्किंग टू मेनी इनपुट्स डेटा, फ्रस्ट्रेटिंग द डेटा एंट्री ऑपरेशंस। अब क्या है कि पहले हमने पढ़ा कि मान लीजिए हार्ड कोडेड नहीं लिखना है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमें जो है वो इतना जेनेरिक कोड भी नहीं लिखना है कि हर बार जो है वो यूज़र से बहुत सारा जो है वो इनपुट लेना पड़े, तो ये भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्या है कि नोट एडहेरिंग टू द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेज एंड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेज। रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस का मतलब हुआ कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कोड डेवलप करके दे रहे हैं तो उनका जो भी रेगुलेटर है, रेगुलेटर का कुछ गाइडलाइंस होता है कि नहीं होता है, तो हमें उसको फॉलो करना होगा। जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेज है उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं ना सिंपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हर बैंक में जो एक अकाउंट नंबर होता है वो यूनिक होता है, तो हम अब बोले क्या कि भाई यूज़र आईडी में ना आपसे मोबाइल नंबर या मेल आईडी नहीं रख के अपना अकाउंट नंबर डाल दो और पासवर्ड आपका CIF हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं ना कर सकते हैं, मान लीजिए, क्योंकि अकाउंट नंबर तो हम नहीं किसी को एक्सपोज करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारे गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा। तो ये हो गया आपको जैसे ये वाला जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना कि एडहेरिंग टू स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेज एंड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेज, तो इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द गुड सॉफ्टवेयर एंड डिज़ाइन। अब गुड सॉफ्टवेयर एंड डिज़ाइन क्या है कि सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिखा है, ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारा पॉइंट है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इंश्योर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। बिना ऑथेंटिकेशन के आप जो है वो कैसे अपने सॉफ्टवेयर में किसी को इंटर करने दोगे, तो ठीक है, आप ऑथेंटिकेशन जरूर इंश्योर करिए। टेक्स इन टू द रिक्वायरमेंट फ्रॉम कंप्लाइंस एंगल इवन विदाउट द यूजर डिमांडिंग इट एंड गाइडिंग द यूजर ऑन द सेम। और हमेशा यूजर को एक कंप्लाइंस एंगल से, मैं डेवलपर की बात कर रहा हूँ कि उनको सोचना चाहिए, यूजर बोले, स्टेक होल्डर बोले या ना बोले, ठीक है। यदि नहीं बोलता तो आप उसको बताइए कि आज पर कंप्लाइंस या आज पर गाइडलाइंस ये ऐसा होना चाहिए, आप ऐसा करवा रहे हैं, ये गलत है, या आप ऐसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि इंश्योर सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर एंड गाइडिंग द यूजर ऑन व्हाट इज सिक्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इंश्योर सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर एंड गाइडिंग द यूजर ऑन व्हाट इज सिक्योर। सबसे पहले कि सिक्योरिटी आप जो है वो अपने सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी लाइए। दूसरा चीज़ क्या है कि गाइड करिए यूजर्स को कि क्या सिक्योर है क्या नहीं। ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र फर्स्ट एंड ऑथोराइजिंग द ट्रांजेक्शन लेटर, बिल्कुल सही है। मान लीजिए कोई यूज़र जो है वो लॉगिन करता है, सबसे पहले तो यूज़र को चेक करो, फिर वो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको चेक करो, ठीक है। तो ऑथोराइजेशन तो पहले होगा ही होगा, यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा या यूज़र आईडी पासवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे तो ऑथोराइजेशन कैसे होगा, और ट्रांजेक्शन तो होना ही होना है, ठीक है। ऑथोराइजिंग मतलब एक बार ऑथोराइजेशन हो जाएगा तभी हम ट्रांजेक्शन करने देंगे, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग द डेटा थ्रू एन EDI और एन API ओनली विथ प्रॉपर वैलिडेशंस, यूज क्रिप्टोग्राफी ऑप्शनली। देखिए API क्या है, तो API आप लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, और EDI क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो अब क्या है कि टेकिंग इन डेटा थ्रू एन इतना ओनली विथ प्रॉपर वैलिडेशन यूज, मतलब कि डेटा जब भी मान लीजिए सर्वर से बाहर जाएगा, किसी यूज़र को कैटर करेंगे, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है आप उसी फॉर्मेट में जो है वो डेटा का लेन देन करें, ठीक है। तो डेटा जब भी आप किसी को देंगे या आपसे कोई मांगेगा तो यू विल हैव टू इंश्योर कि आप EDI या API का यूज़ करें। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग द यूज़र इनटू कॉन्फिडेंस इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिस्कसिंग द वल्नरेबिलिटीज, कंप्लायंस एंड रिसोर्सेज। ये तो है ही है, ठीक है, कि जो स्टेक होल्डर है उसको तो आपको वेल इन्फॉर्म्ड रखना ही होगा,
हर स्टेजेस पे, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज SDLC एंड डिफरेंट SDLC मेथड्स। SDLC क्या है, डिफरेंट SDLC मेथड्स क्या है। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इनिशियल कंसेप्शन थ्रू इट्स डिस्पोजल, इट हैज़ 4 मेन स्टेजेस। देखिए SDLC इससे पहले वाले लेक्चर में भी कभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। SDLC का बस एक ही मतलब होता है कि जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, कि जो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका स्टार्टिंग से लेके डिस्पोजल तक, ठीक है, आप जो जो स्टेप्स यूज़ करते हैं तो SDLC में हम लोग उन्हीं को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम इनिशियल कंसेप्शन थ्रू इट्स डिस्पोजल एंड इट हैज़ 4 मेन स्टेजेस। सबसे पहला स्टेजेस हमारा है प्लानिंग एंड एनालिसिस, दूसरा है डिज़ाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये 4 स्टेप माना गया है कि SDLC में है, और भी स्टेप्स हो सकता है, ठीक है, कि ये 4 स्टेप है, प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। प्लानिंग एंड एनालिसिस क्या होता है, देखिए, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, मतलब कि किस लिए आप सिस्टम बना रहे हो, सेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, कंडक्टिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी। एनालिसिस इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग द प्रोजेक्ट टीम, डिफाइनिंग द सिस्टम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड डिफाइनिंग द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द सिस्टम। एकदम क्लियर लिखा हुआ है। प्लानिंग मतलब पहले आप प्लान करो, भाई क्या चाहिए आपको, प्रॉब्लम क्या है आपका, सिस्टम क्या करेगा, और जो आप चाहते हो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि एनालिसिस में क्या करते हैं, तो इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट टीम, डिफाइनिंग सिस्टम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द सिस्टम। तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन में क्या होता है, सिस्टम एलिमेंट्स are designed in a stage using methods such as prototyping and tools such as computer aided software engineering. At this stage development tools are selected. The system cost also project at this stage, ये भी याद रखना है कि सिस्टम कॉस्ट क्या होगा, हम उसको भी प्रोजेक्ट करते हैं इसी स्टेज में। इम्प्लीमेंटेशन मतलब राइटिंग कोड्स, मतलब कि अब सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है, डेवलप करना स्टार्ट करना है, मतलब एक्वायरिंग द हार्डवेयर, एक्वायरिंग ऑल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, डेवलपिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग पर्सनल टू यूज़ द सिस्टम। देखिए यहाँ पर चूंकि डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन की बात बस लिखी हुई है, तो हम लोग ये करेंगे कि सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो एक बार हम इसमें ये देख रहे हैं कि ये बन गया है, ये जो मैं डेवलपमेंट लिख रहा था ना, नहीं, इम्प्लीमेंटेशन मतलब है कि सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। अब सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, सिस्टम को एक्चुअल यूज स्टार्ट करना है। तो अब एक्चुअल यूज यदि स्टार्ट करना है, मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर एक्वायर करते हैं, तो हार्डवेयर लोगे कि नहीं लोगे, आप उसको रन करने के लिए हार्डवेयर चाहिए ना आपको, ठीक है। क्या क्या चाहिए, आपका जो ट्रेन स्टाफ है उसको ट्रेन भी किया जाएगा, तो ये हो गया इस स्टेप में। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में क्या होता है, The developed system got into operation and developer do the changes and add new requirement और maintenance done as well। मतलब कि इसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में क्या है कि डेवलप सिस्टम, जो भी आपने सिस्टम बनाया है उसको ऑपरेशन में लगाएंगे, और यदि मान लीजिए जो हमारा स्टेक होल्डर है, मैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो यदि उनको लगता है कि कुछ चेंज करना है कभी, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चेंज में उनका हेल्प करेंगे, ठीक है। नया रिक्वायरमेंट होगा तो नया रिक्वायरमेंट देंगे, और पुराना यदि कुछ ऐसा है उसी में मॉडिफाई करना है तो वो मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये सब इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो था हमारा SDLC का पार्ट्स। अब क्या है कि डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए अब हम यदि मॉडल की बात करें, तो एक मॉडल को पढ़ाने में ना, सिर्फ वाटरफॉल मॉडल में यदि आप घुसोगे तो 2-3 घंटे का चैप्टर निकल जाएगा, आप इधर डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन हमें बस इंट्रो टाइप का पढ़ना है। अब देखिए वाटरफॉल मॉडल, जब भी इसमें से क्वेश्चन यदि आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो ऐसा पूछ सकता है। इसमें क्या होता है कि यूज़र्स को जो सिस्टम चाहिए जिनको, उनको अपना सारा रिक्वायरमेंट एडवांस में पता होना चाहिए।
अब जैसे मान लीजिए आप ऐसे सोचो कि वाटर हमेशा क्या आगे की तरफ नीचे 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 जाता है, ऊपर की तरफ वाटर को देखे हो जाते हुए, ऊपर की तरफ मतलब ऐसा कि आप मान लो स्लोप है ऐसा, पानी ऐसे थोड़ी ना जाएगा, पानी ऐसे तो नहीं जाएगा, पानी हमेशा ऐसे जाएगा। तो वाटरफॉल का यही मतलब है कि एक बार रिक्वायरमेंट फाइनलाइज कर लो, ठीक है, फिर सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बनता रहेगा। वाटरफॉल में यही है, द यूजर मस्ट स्पेसिफाई द इंटायर सिस्टम, दिस स्पेसिफिकेशन इज हैंडेड ऑफ टू द डेवलपमेंट टीम विच देन बिल्ड्स द सिस्टम एंड गिव इट बैक टू यूजर। स्पाइरल में क्या है कि देखिए, स्पाइरल में जितने भी स्पाइरल होते हैं ना, वो समझ लीजिए हर एक फंक्शनलिटी का नाम है स्पाइरल, यानी हर स्पाइरल के साथ उसमें एक एक फंक्शनलिटी ऐड हो जा रहा है, मतलब मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। द यूजर स्पेसिफाइज पार्ट ऑफ द सिस्टम, द डेवलपमेंट टीम बिल्ड्स दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम एज दिस स्पेसिफिकेशन, द यूजर इज देन गिवन दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम, द यूजर स्पेसिफाई अनदर पार्ट ऑफ सिस्टम, द डेवलपमेंट टीम बिल्ड्स दिस पार्ट। मतलब कि पहले एक पार्ट बनाते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब हर इसके साथ, ठीक है, हर स्पाइरल के साथ जो है वो नया नया फंक्शनलिटी हम लोग ऐड करते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोटाइप क्या है। देखिए, प्रोटोटाइप का ये है कि जो सिस्टम आपको बनाना है ना, उसका एक छोटा वर्जन जो है हम लोग बनाते हैं और वो स्टेक होल्डर को दिखा देते हैं। अब स्टेक होल्डर यदि सेटिस्फाइड है तो फिर हम उसका एक्चुअल जो है फुल फ्लेज सिस्टम बनाते हैं। प्रोटोटाइप का यही मतलब है। एक बार देखिए, द यूजर डिस्क्राइब्स व्हाट द सिस्टम इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर, द डेवलपमेंट टीम मेक्स अप अ सिंपल वर्जन and the user react to this prototype describing what he likes and dislikes. The team takes into consideration, modifies the prototype and shows it to the user react this and so on. हर बार वो कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी ऐड करते जाते हैं और फिर यूज़र के अकॉर्डिंग जो है वो उसको डेवलप करते चले जाते हैं। एजाइल देखिए क्या है, इज अ कम्बिनेशन ऑफ आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल विथ फोकस ऑन प्रोसेस अडेप्टेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय रैपिड डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। Agile method break the product into small incremental builds. These builds are provided in iteration. अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। जब एजाइल की बात करते हैं, ठीक है, देखिए एजाइल में क्या होता है कि मान लीजिए कि क्लाइंट बोला कि हमको ये फंक्शनलिटी चाहिए, तो जो हमारे स्क्रम मास्टर होते हैं, ठीक है, स्क्रम मास्टर बोलिए या प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस वर्क को ना स्प्रिंट में ब्रेक करते हैं। एक स्प्रिंट 15 डेज का होता है, तो स्प्रिंट में डिवाइड कर दिए। अब क्या है कि आप जो है वो एक स्प्रिंट के लिए काम शुरू करोगे, हर स्प्रिंट के लिए आपको जो टाइम है वो आपका जो स्क्रम मास्टर है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कितना टाइम आपको मिलना चाहिए, फिर वो अपना आगे निगोशिएट करेगा, यही लेके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो स्टेक होल्डर है जिसके लिए आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो एक तो हो गया, आपको स्क्रम मास्टर बोल दिए, ठीक है, 15-15 दिन का स्प्रिंट होता है, ठीक है, SPRINT स्प्रिंट होता है जिसमें ये लोग काम करते हैं। और उसके बाद जैसे और भी बहुत सारा होता है कि सुबह सुबह जैसे मान लीजिए डेवलपर और स्क्रम मास्टर के बीच में जो है मीटिंग होता है, ठीक है, वो बताते हैं कि उन्होंने क्या फंक्शनलिटी आज करना है, क्या कर लिया है, क्या बच रहा है, ठीक है। तो इस तरह का तो आजकल जो है वो एजाइल यूज़ होता है, क्विक फिक्स टाइप का होता है, मान लीजिए जब चाहो चेंज करो, जब चाहो नया फंक्शनलिटी ऐड करो, ठीक है। 15 डेज में एक बार जो है वो क्लाइंट के साथ आपका जो है वो मीटिंग होगा, जो भी आपने काम किया है फिर आप उसे डिमॉन्स्ट्रेट करोगे ना, डेमो दिखाओगे। दिस इज एजाइल मॉडल। रैड क्या है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये जो होता है ये प्रोटोटाइप और आइटरेटिव डेवलपमेंट के साथ जो है वो एक तरीके से उसका कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या लिखा, विद नो स्पेसिफिक प्लानिंग इन्वॉल्व। A prototype is a RAD देखिए, प्रोटोटाइप इज अ वर्किंग मॉडल दैट इज फंक्शनल इक्विवेलेंट टू कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट। इन द रैड मॉडल द फंक्शनल मॉड्यूल्स आर डेवलप्ड इन पैरेलल एज प्रोटोटाइप्स आर इन इंटीग्रेटेड टू मेक द कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर फास्टर प्रोडक्ट डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि हम लोग ना जो फंक्शनलिटी है वो पैरेलली सारा फंक्शनलिटी पे एक साथ काम होता है, ठीक है, और बाद में उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। और इसीलिए ये जो है वो फास्ट है, क्योंकि पैरेलली आप सारे कंपोनेंट्स पे बना रहे हो, एक बार सारा कंपोनेंट्स यूज़र को दिखाया, हाँ सेटिस्फाइड,
सारे को जो है वो एक साथ करो और बन गया सिस्टम हमारा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि ये QR कोड जो है ये है हमारा कि आप यदि इसे स्कैन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये प्ले स्टोर पे ले जाएगा एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू डाउनलोड Geeky Banker app. So you all know that lectures are free, so I am charging only for mock test. That 30+ mock test is there, और इसमें फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये ऐड करते हैं जब आप जैसे स्टूडेंट ही हमारे साथ कुछ शेयर करते हैं, ठीक है, कि रियल टाइम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, तो फिर हम उसका एक वीडियो बना के डाल देते हैं। तो वो भी आपको ऐप में मिलेगा, आप PDF भी व्यू कर पाओगे। तो ये ऐप में ये सब है। ठीक है, तो जस्ट गो एंड डाउनलोड Geeky Banker app, and if you have not downloaded this app, then go, and if you have not subscribed our channel, then please subscribe. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एश्योरेंस। देखिए, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एश्योरेंस क्या है कि इज अ प्रोसेस फॉर बिल्डिंग सिक्योरिटी इनटू सॉफ्टवेयर डिजाइन विद द गोल ऑफ एड्रेसिंग सिक्योरिटी। देखिए है क्या, आप इसे पहले समझो कि जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो सिक्योर होना चाहिए। मतलब ये कि मान लीजिए जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आज ना कल ये डेटा के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ऐसा ना हो कि जिस डेटा को ये कंज्यूम कर रहा है किसी डेटाबेस का एक्सेस दिया और डेटाबेस को ही करप्ट कर दिए। तो लोगों का विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये सिस्टम सही है, सॉफ्टवेयर सही है, जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ किसी भी यूटिलिटी के लिए ये सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मतलब कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एश्योरेंस क्या प्रोसेस है कि हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक इनबिल्ट स्टैंडर्ड जो है वो सिक्योरिटी हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इंश्योरेंस इज अ प्रोसेस दैट हेल्प इन डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर implementing it and ultimately protects the data and other resources used by software. Software is itself a resource and thus must be afforded appropriate security. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जो है ये देखेंगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको किस कैटेगरी के लिए बनाया गया है, वो क्या क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल है, कॉन्फिडेंशियल है, क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, RDBMS, फ्रंट एंड एप्लीकेशन एक्सेट्रा। लेवल ऑफ यूजर अवेयरनेस एंड रिक्वायरमेंट, डिस्कशन विद द यूजर्स एंड देयर एक्सपेक्टेशन, cost and technological consideration, expected lifetime of the software and expected periodically of upgrades and updates in the software। ये सब जो है ये हमारा जो है वो ये सब जो है हमारे लिए क्या है कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम लोग जो है वो क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्या कि लेवल ऑफ यूज़र अवेयरनेस को बढ़ाना है, रिक्वायरमेंट को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट इज वर्जन कंट्रोल। देखिए वर्जन कंट्रोल क्या होता है। मान लीजिए कि आप कोई ना ऐप यूज़ कर रहे थे A, ठीक है, उसी ऐप को B भी यूज़ कर रहा था। ठीक है, तो B से A की बात होती है तो वो किसी फंक्शनलिटी की बात करता है, बोलता है अरे ये इसमें देखिए हो ये नया फीचर आ गया है, तो ये बोलता है अरे ये तो अवेलेबल ही नहीं है। तो B पूछता है ऐसे कि तुम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो वो बोलेगा हाँ 2.1.3, तो बोलेगा नहीं मेरा तो 2.1.4 है, तो फिर ये इसको अपग्रेड कर लेगा। तो वर्जन कंट्रोल तो आप समझ गए कि क्या होता है कि मतलब कि अपडेट आपका, मान लीजिए आप जो सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो, ठीक है, अपडेट कैसे करते हैं, टाइम टू टाइम आप अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, तो उसको जो है वो टाइम टू टाइम जो अपडेट आप दे रहे हो तो उसको जो है वो अलग अलग वर्जन में जो है हम लोग नोट डाउन करते हैं
या उसको अलग अलग वर्जन के लिए नंबर्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल also known as source control is the practice of tracking and managing changes to software code. Version control system are software tools that help software teams manage changes to source code over time. A version control system is a kind of software that helps in developer team to efficiently communicate and manage all the changes that have been made to the source code along with the information like who made and what changes have been done. मतलब कि जो जो अपडेट आप कर रहे हैं ना, तो उस अपडेट का ट्रैक रखने के लिए जो है यूज़र लेवल पे हो या डेवलपर लेवल पे हो, तो हम लोग वर्जन कंट्रोल का यूज़ करते हैं। सिंपल। एस्क्रो अरेंजमेंट क्या है? देखिए एस्क्रो अरेंजमेंट क्या है। मान लीजिए कि ये है एक बैंक बी, ठीक है, और ये है एक डेवलपर की कंपनी XYZ, और एक एस्क्रो एजेंट है जिनका नाम AG रख देते हैं, एजेंट है तो, ठीक है ना। अब क्या है कि बैंक ना ये डेवलपमेंट टीम कंपनी के साथ ना करता है टाई अप कि भाई मेरे 3 साल के लिए जो है वो तुम्हें हमें सर्विस देना है। अब लेकिन है क्या, चूंकि ये तो बैंक है, अब इसके सॉफ्टवेयर का इसका सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा तो डेटा भी तो इसी के पास जाएगा ना, डेव के पास जाएगा ना। तो अब बैंक कैसे श्योर होगा कि कल के दिन में मान लीजिए जब वो दे रहा है, इसे सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, तो बीच में वो भाग जाए, बैंकरप्ट हो जाए कंपनी, ठीक है, तो फिर तो बैंक भी तो चलना नहीं, बंद हो जाएगा, जनता का पैसा लगा हुआ है इधर। तो एक अरेंजमेंट क्या होता है कि एक एस्क्रो एजेंट को पिक्चर में लाया जाता है। वो एस्क्रो अरेंजमेंट क्या करता है कि डेव का ना सोर्स कोड रख लेता है अपने पास एक बंद लिफाफा में करके, ठीक है, और बोलता है कि भाई मेरे यदि तुम डिफॉल्ट हुए ना, डेव को बोलता है कि यदि तुम डिफॉल्ट हो गए बैंक को बी को सर्विस देने में, तो ये सोर्स कोड मैं इसको दे दूंगा। ठीक है, तो जितने टाइम के लिए उनका जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट तक वो लिफाफा इनके पास रहेगा, और वो एग्रीमेंट खत्म होने पर ये लौटा देंगे डेव को। लेकिन बीच में कुछ होता है तो वो लिफाफा बैंक को चला जाएगा। मतलब समझ गए? मतलब कि बैंक यदि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर या थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से, वेंडर से कोई सर्विस ले रहा है, तो बीच में वो क्रिटिकल सर्विस, जैसे सॉफ्टवेयर वाला क्रिटिकल सर्विस है, तो छोड़ के चला जाएगा तो उसका तो बैंक ठप पड़ जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए एस्क्रो एजेंट को बीच में लाया जाता है। ठीक है, जिसके पास वो एक तरीके से दलाल का काम करता है, आप समझ लीजिए। दोनों के साथ उसका है कि कोड, सोर्स कोड दे दिया है, यदि बीच में बैंक इधर उधर करेगा तो वो सोर्स कोड लेके बैंक को दे देगा। कौन? वो एजेंट। ठीक है, तो whenever software development is outsourced, organization utilizing the third party developed software would be under constant fear about the continuous availability of the developer support। एकदम सही है, क्योंकि आफ्टर सर्विस जो है हम लोगों को हमेशा इशू रहता है, लेकिन इसमें आफ्टर सर्विस तो हम नहीं बोलेंगे, तो कंटिन्यूस सर्विस होता है। Sometimes some critical resources may cease to be available at the developer end, or sometimes the developer firm itself may close its operation, thereby jeopardizing the support to the user organization. To overcome the risk of such eventuality, organization enter arrangement as a contractual provision with the organization, developer organization, whereby an independent trusted third party receives the software source code from the developer organization and keep it in sealed condition on a contractual stipulation that the same would be opened only in the event of the developer organization winding up, and no specific request for the same from the user organization. Such as agreement is referred to as escrow arrangement. escrow arrangement जो मैं आपको पहले बताया था कि A जो है जो B से रेंडर कर रहा है सर्विसेज, B बोल रहा है पैसा वैसा दे नहीं रहा, हम कट कर देंगे। तो मान लीजिए जिस टाइम में B से किया था ना, ये B को जिस टाइम में ये लाया था वेंडर को, तो उसी टाइम में एक एस्क्रो एजेंट भी आया होगा। ठीक है, जहाँ पे ये बी जो है वो एक तरीके से बैंक गारंटी अपना दिया होगा और अपना कोड मान लीजिए दिया होगा कि ये कोड है, यदि हम नहीं दे पाएंगे तो तुम बैंक इसको ए को दे देना। ये समझ लीजिए बैंक है, आदमी नहीं है ये। ठीक है, तो ये एस्क्रो अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि जहाँ पे आपको एप्लीकेशन भी मिलता है एज ए सर्विस, और यदि आपको हार्डवेयर चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो भी एज ए सर्विस मिलेगा।
ठीक है, मतलब नहीं समझे ना। देखिए, मान लीजिए कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर को मान लीजिए आप कहाँ डिप्लॉय करोगे। तो पहले लोग करते थे सर्वर में कर दिया, आप इंटरनेट कनेक्शन लिया, फिर अपना जहाँ जहाँ यूज़ करना है कर रहे हैं। आजकल लोग करता है AWS में जनरली, बहुत सारा और है AWS मान लीजिए। तो AWS क्या है, ये तो क्लाउड प्लेटफॉर्म ही ना है, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर AWS क्या दे रहा है आपको हार्डवेयर ही ना दे रहा है। वहाँ पे आप बटन क्लिक पे सिलेक्ट करते हो ना, कितना रैम चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, वो सब आप कर सकते हो। तो हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मिल रहा है, और आपको एप्लीकेशन भी मिलता है, जीमेल जैसे है, ये भी तो क्लाउड में ही है, और ये क्या वो एप्लीकेशन तो है एक, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ जनरल टर्म फॉर एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग होस्टेड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, यानी होस्टेड सर्विसेज जो इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो दैट इज वो क्या हो गया, वो हो गया आपका क्लाउड। और हम लोग डे टू डे में तो सब क्लाउड पे यूज़ करते हैं, नहीं कुछ तो जीमेल तो आप यूज़ करते ही होगे, वो भी तो क्लाउड सर्विस ही है, ठीक है। चलिए प्रॉस देखते हैं। प्रॉस क्या है इसका, प्रोज में क्या है कि अ बैकअप कैन सेव योर ऑर्गेनाइजेशन प्लेंटी ऑफ हैसल इन द इवेंट ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक होता है तो आप तो निश्चिंत हो, क्लाउड में डेटा कुछ नहीं होगा। दे आर ऑल्सो ईजी टू फॉरगेट टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द क्लाउड, दीज बैकअप्स आर ऑटोमेटेड, आप कर सकते हो। रिड्यूस कॉस्ट बाय ओनली पेइंग फॉर द स्टोरेज एंड अदर सर्विसेज दैट यू रिक्वायर, कितना बढ़िया। AWS में ही ना बोलते हैं कि पे एज पर यूज़, कि आप जितना स्टोरेज है, जितना रैम आपका यूज़ हो रहा है, उसी के हिसाब से बिल आएगा, ठीक है। कॉन्स क्या है कि ये सारा का सारा तो इंटरनेट कनेक्शन पे है, इंटरनेट ठप हुआ आपका भी सब कुछ ठप हो जाएगा। तो ये इसका मेन कॉन्स जो है वो मेन कॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू डू नॉट हैव फुल कंट्रोल, infrastructure is likely located in a data center, that data center can be located far away your workplace, in fact it may be located in different country entirely. These services are divided into 3 main categories, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। चलिए अब बारी बारी से देखते हैं वन बाय वन। तो पहला क्या है हमारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में क्या हम कर रहे हैं, जैसे हम बात करें अमेज़न वेब सर्विसेज की बात करें AWS, ठीक है। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज का एग्जांपल, कि इसमें आपको वर्चुअल सर्वर मिलता है ना, और स्टोरेज मिलता है, ठीक है। दैट लेट यूजर्स माइग्रेट वर्कलोड टू अ वर्चुअल मशीन, यूजर्स हैव एन एलोकेटेड स्टोरेज कैपेसिटी, कैन stop access and configure the VM and storage as desired. The IaaS cloud model is close to the remote data center for business. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या हो रहा है कि आपको अमेजन वेब सर्विसेज या दूसरा और भी एज्योर भी है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है, देखिए यहाँ क्या होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है क्लाउड में। जैसे मैं बात करूं, देखिए सेल्सफोर्स लाइटनिंग प्लेटफॉर्म, AWS इलास्टिक, बीनस्टॉक एंड गूगल ऐप इंजिन। आप यहाँ पे जाके ऐप को होस्ट कर सकते हो ना, तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ना वो, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ये हो गया। यूजर एक्सेस दिस टूल्स ओवर द इंटरनेट यूजिंग APIs, वेब पोर्टल और गेटवे सॉफ्टवेयर। पास इज यूज्ड फॉर जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेनी पास प्रोवाइडर होस्ट द सॉफ्टवेयर आफ्टर इट इज डेवलप्ड, ठीक है, जैसे गूगल ऐप इंजिन है या ये सब है। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 है ना, सॉफ्टवेयर क्लाउड में और आप यूज़ कर सकते हो। इसका मैं एक एग्जांपल गूगल डॉक्स का भी हो सकता है, गूगल डॉक्स भी है, कहीं होस्टेड कहीं हम सभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है कि क्लाउड सर्विस जो है वो ब्रॉडली 3 भाग में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। ये 3 भाग में जो है हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
अब क्या कि फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव देयर आर टू मेन कंसर्न। अब क्लाउड में कंसर्न क्या क्या है? अब क्या है कि सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर, जो क्लाउड प्रोवाइडर फेस कर सकता है, और क्लाउड यूजर, एक यूजर का दो टाइप का सिक्योरिटी होता है। अब जैसे मैं यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि इंटरनेट चला जाएगा, और इंटरनेट चला गया तो आप कैसे यूज करोगे, ठीक है। अब क्या है कि मेजर प्लेयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन कौन से हैं? देखिए, द क्लाउड कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन इज बीइंग ड्रिवन बाय कंपनीज लाइक Amazon, Google, Salesforce, Yahoo, as well as traditional vendors like Hewlett Packard, HP, IBM, मतलब Intel, Microsoft, ये सब भी जो है वो मेजर प्लेयर हैं, ठीक है। अब क्या है कि Amazon वेब सर्विसेज क्या है? तो Amazon का जो क्लाउड है उसी को हम Amazon वेब सर्विसेज बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 कोर सर्विसेज देता है ये। सिंपल स्टोरेज सर्विसेज S3, इलास्टिक कंप्यूटर क्लाउड EC2 एंड सिंपल क्यूइंग सर्विसेज। गूगल ऐप एंड गूगल ऐप इंजन, ठीक है। तो हम जानते हैं गूगल ऐप इंजन में आप जो है वो ऐप को जो है होस्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो एज्योर है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ये भी क्लाउड प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लाउड के लिए ये काफ़ी है, इतना आप पढ़ लोगे तो एग्जाम में छूटेगा नहीं, जो हमारा IT सिक्योरिटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज बिग डेटा एनालिटिक्स। देखिए, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है? अच्छा, बिग डेटा क्या है? देखिए, क्या है कि मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, ठीक है, और TBs ऑफ डेटा, टेराबाइट्स ऑफ डेटा, 1000 ऑफ टेराबाइट्स डेटा जो है उसमें डेटा रखा हुआ है। अब मान लीजिए उसमें से आपको कोई पैटर्न को जो है वो निकालना है, पैटर्न को फाइंड आउट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। तो पहले बिग डेटा है क्या? देखिए, बिग डेटा एनालिटिक्स इज ऑफन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग बिग डेटा टू अनकवर इंफॉर्मेशन, कितना बढ़िया लिखा हुआ है, अनकवर इंफॉर्मेशन सच एज हिडन पैटर्न्स, कोरिलेशंस, मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस दैट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन, ठीक है, उसमें ये हेल्प कर सकता है। अब क्या है कि एक क्वेश्चन और आता है कि जो बिग डेटा को हम क्लासीफाई करते हैं ना, वो 3 टाइप से, एक स्ट्रक्चर्ड, एक अनस्ट्रक्चर्ड और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब देखिए, स्ट्रक्चर्ड में क्या है? दिस टाइप ऑफ डेटा इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जिस्ट इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट, जैसे एक्सेल और CSV फाइल। आपको पता है CSV है कॉमा सेपरेटेड, तो कॉमा के बाद नया नया फील्ड मिलेगा। एक्सेल में भी रोज कॉलम में रह जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है कि the data is no clear format data that doesn't live in a relational database management system. An example could be emails. अब ईमेल को तो डेटाबेस में नहीं रखते हैं। मीडिया, इंटरटेनमेंट डेटा, सर्वेलांस डेटा, ऑडियो, वेदर डेटा, तो ये सब हो गया अनस्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या हो गया? जो जैसे HTML कोड, ग्राफ्स, टेबल, ईमेल, XML डॉक्यूमेंट्स, ये सब हो गया आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। मतलब कि यदि आप ऐसे देखोगे लगेगा कितना अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन आपको कोई ना कोई वे मिल जाएगा जिससे आप एक्सेस कर सकते हो। XML में क्या होता है? रूट एलिमेंट पकड़ते हैं ना, रूट एलिमेंट से फिर उसका वैल्यू भी हम पकड़ते हैं। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड में इसलिए हो गया, XML डॉक्यूमेंट्स है, ईमेल्स है, ये HTML कोड, ग्राफ, टेबल्स, तो ये सब हो गया सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। अब देखिए, बिग डेटा का यदि हम ऐसे देखें कि क्या प्रॉफिट है या कैसे यूज हो रहा है, तो आजकल बहुत यूज हो रहा है। देखिए, है क्या कि जैसे मान लीजिए अमेजन ही है, ठीक है। अब इसके पास तो इतना डेटा पूरे ईयर में जनरेट होता है। अब मान लीजिए दिवाली आ गया, कोई त्यौहार आ गया, अब दिवाली में मान लीजिए इसके पास ना यदि 50 लाख कस्टमर है ना, तो वो ईच कस्टमर के लिए ऑफर निकाल सकता है, या ईच कस्टमर को क्या पिच करना है। आप देखते होंगे कि मान लीजिए आपको टीवी खरीदना है, आप टीवी ना अपने जीमेल, मतलब आप अपने मोबाइल में सर्च करो, यदि वही मेल आईडी आप वहाँ रखे हो, वही मेल आईडी आपके डेस्कटॉप में है, वही मेल आईडी कहीं और है, टीवी में भी वही है, तो आपको उसी से रिलेटेड एडवर्टाइज दिखेगा बस। तो वो सब कहाँ से? वो सब बिग डेटा एनालिटिक्स से ही आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, देखिए 360 इमेज कैसे बनाता है। तो कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर स्पेंडिंग हैबिट्स, मतलब आप कितना खर्च कर रहे हो, कब खर्च कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो,
मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि ए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे खर्च कर रहा है, बी जो है वो एप्पल के प्रोडक्ट्स पे खर्चा कर रहा है, एप्पल के प्रोडक्ट्स में भी वो मोबाइल खरीद रहा है या फिर वो टैब खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है। पुट इन प्लेस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग्स जो मैं अभी बता रहा था आपको, इंक्लूड रिटेंशन स्ट्रैटेजीज। मान लीजिए रिटेंशन मतलब कि कोई कस्टमर है यदि उसका नीड पूरा होता रहे कहीं पे भी तो वो वहाँ रिटेन रहेगा। अब मान लीजिए कि आपका बैंक ए है, कस्टमर है, अब कस्टमर का सारा नीड ए पूरा कर दे रहा है, मतलब कि उसे जो है वो पर्सनल लोन भी दे रहा है, हाउसिंग लोन भी दे रहा है, गोल्ड लोन भी दे रहा है, लॉकर भी दे रहा है, उसे यूपीआई का ऐप भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, इंटरनेट बैंकिंग भी दे रहा है, मोबाइल बैंकिंग भी दे रहा है, तो भाई वो क्यों जाएगा उस बैंक को छोड़ के। तो उसी तरीके से यदि आप जो है वो डेटा को एनालाइज करके यदि कस्टमर को वो पिच करोगे जो उसे चाहिए तो वो नहीं जाएगा, वो आप ही के साथ रहेगा। और कलेक्ट एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड, तो ये भी आप बिग डेटा के हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मेजर बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स इन बैंकिंग आर, बैंकिंग में क्या यूज होता है। देखिए हमारे कोर्स में बिग डेटा में इतना कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए कि एग्जाम में यदि मान लीजिए आता है तो आप जवाब दे पाएँ, ठीक है। तो है इनहेंस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, बिग डेटा अलाउज यू टू क्रिएट कस्टमर प्रोफाइल्स दैट अलाउ यू टू ट्रैक ट्रांजेक्शनल एक्टिविटीज ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, जो मैं अभी बोल रहा था कि यदि 1 करोड़ भी है कस्टमर तो हर कस्टमर को ट्रैक कर सकता है, इंडिविजुअल ट्रैकिंग। अब क्या कर रहे हो 1 करोड़ में जो है वो पर्टिकुलर यूजर क्या कर रहा है वो पता लगा लेगा। सुपीरियर रिस्क असेसमेंट, व्हेन बिग डेटा इज इंटीग्रेटेड इनटू बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम with automated analysis feature and predictive capabilities, it can raise red lights on client profile that are riskier than others। मतलब हो सकता है कि अब जैसे मैं ना आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जोमेटो में क्या होता था, वन ऑफ माई फ्रेंड वाज नरेटिंग दिस इंसिडेंट टू मी, कि मान लीजिए खाना मंगा लिया, ठीक है, और खाना ऑर्डर करके लाया और फिर क्या किया कि उसको रिटर्न कर दिया ये बोल करके कि खाना खराब है। कभी डेलिबरेटली जो है वो खाना में मान लीजिए कोई इंसेक्ट डाल दिया इधर, ठीक है, इंसेक्ट डाल दिया बार बार, तो अब जोमेटो क्या करे, तो अब जोमेटो क्या करता है कि एक कस्टमर जो है वो कितना बार जो है वो कोई खाना ऑर्डर कर रहा है, तो उसको वो नोटोरियस कस्टमर के प्रोफाइल में डाल देगा कि हाँ ये, उसको कर देगा कि हाँ ये नोटोरियस कस्टमर है, एक एग्जाम्पल के लिए। तो आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हो ना कि मान लीजिए वो एक कस्टमर जब भी ऑर्डर कर रहा है तो हो सकता है कि वो रिटर्न करे, तो कस्टमर को तो नुकसान है, मतलब कंपनी को तो नुकसान है। तो इसी तरह फिनेंशियल हैबिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। अब मान लीजिए अमेजन से ही कोई सामान मंगा रहा है, बार बार रिटर्न कर दे रहा है, वो रख नहीं रहा है। बहुत सारे केस में ये भी पाया गया था कि आदमी जो है वो फेस्टिवल आया, कुछ आया, कपड़े लिए, उसे यूज़ किया और फिर उसे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब मान लीजिए ऐसे कस्टमर को कैसे ट्रैक करेंगे, वो सब रिस्कियर कस्टमर है ना, तो आप बिग डेटा के हेल्प से कर सकते हैं। इंक्रीज्ड कस्टमर रिटेंशन, जो मैं कर रहा था कि कस्टमाइज ऑफरिंग या कस्टमाइज आप जो है वो प्रोडक्ट्स या कस्टमाइज या जो चाहिए उनको यदि आप वही पिच करोगे। आपको पता है कि दिवाली के टाइम में ये कोई गैजेट्स लेता है और वो मान लीजिए मोबाइल लेता है, मान लीजिए, तो हम उसे मोबाइल पिच करते रहेंगे बिग डेटा के हेल्प से, एनालिटिक्स के हेल्प से। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट पर्सनलाइजेशन, जो मैं कह रहा था कि आप एक बार कोई प्रोडक्ट सर्च करो, आपको हर जगह उसी से रिलेटेड दिखेगा, तो पर्सनलाइज कर रहा ना वो आपके लिए। स्ट्रीमलाइन कस्टमर फीडबैक, आप फीडबैक ले सकते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर से टाइमली मैनर में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वर्कप्लेस इंप्रूवमेंट्स में क्या है कि देखिए अब मान लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो उसको क्या चाहिए, टाइम पे पैसा और टाइम से इंक्रीमेंट भी चाहिए, और साथ में जो वहाँ काम कर रहा है तो माहौल सही हो, है ना, ये 3-4 चीज़ चाहिए उसे। अब बिग डेटा के हेल्प से हम जो है वो उसको यदि हम फीडबैक ले सकते हैं तो और भी चीज़ों को तो ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं। तो यूजिंग बिग डेटा टू परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मेजर एम्प्लॉयज फीडबैक, बिजनेस कल्चर and quantify overall employee satisfaction to create an atmosphere that your workplace improvements. Use big data to monitor performance indicator, measure employee feedback, employee look forward to, तो क्या होगा, तो employee look forward to working in। तो यदि मान लीजिए कि एम्प्लॉय का फीडबैक जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग यदि डिसीजंस लेते हैं, इंप्रूव करते हैं चीज़ों को,
ठीक है, तो हमारा वर्क प्लेस भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो 13th चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसे आप एक दो बार जरूर पढ़िए पूरा कंप्लीट करके। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं बहुत सारे। Again, just an information, this is our QR code. So when you will scan this QR code, you will be redirected to Google Play Store, and from there you can download Geekybanker app. And in app you will get mock test, 30 plus mock test, that will be sufficient to get you 50 plus marks. ठीक है, और आप PDF भी वहाँ पे व्यू कर सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते लेकिन आप व्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आप जाइए Geekybanker ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, lectures are free, don't worry. So thanks for watching, and please subscribe our channel if you have not subscribed yet, or for latest update join our telegram channel. ठीक है, ये तो है नहीं। App is available for both Android as well as for iOS platform. This is our WhatsApp number, so you can just drop your query here. आपका कोई सजेशंस है तो आप वो भी बताओ हमें, और एक दो आप लोगों से भी हमें फेवर चाहिए। पहला फेवर तो ये चाहिए कि आप जब भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऑनेस्ट आपका जो रिव्यू होता है उसको रेटिंग डालिए वहाँ। दूसरा ये कि आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करिए, और सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ उसे शेयर करिए। ठीक है, तो ये दो फेवर आप लोगों से चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।